नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ 4M ऑन क्वालिटी। तो 4M क्या होता है, उसके ऊपर इफेक्ट, उसका क्वालिटी के ऊपर क्या होता है सिलसिले सिलसिले में, और उसके ऊपर हम किस तरह से एक्शन ले सकते हैं फाउंड्री में, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये भी मैं आपको आपके साथ अपील करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो बन रहे हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। 4M क्या होता है? 4M तो सबसे पहले 4M के बारे में हम जानेंगे। तो 4M इज नथिंग बट मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। और इसके साथ ही में मेजरमेंट भी एक एम हो सकता है, और इन्वायरमेंट भी उसमें हो सकता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं 4M के बारे में, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। तो इस 4M को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हम कोई भी प्रोसेस आप देखेंगे तो हर प्रोसेस में ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं मोल्डिंग की, तो मोल्डिंग में जो आदमी है, स्किल्ड आदमी चाहिए आपको। मोल्डर जो है, ऑपरेटर है, वो स्किल चाहिए। मटेरियल, आपका जो मटेरियल है, सैंड है, पैटर्न है, जो इनपुट्स है आपके, वो अच्छे होने चाहिए। मशीन, मोल्डिंग मशीन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर मोल्डिंग मशीन ठीक नहीं होगा तो आपका राइमिंग ठीक नहीं होगा, आपका मोल्डिंग ठीक नहीं होगा। तो वहां पर मशीन का रोल भी इम्पोर्टेंट है। और जब मेथड, मतलब आपके पास जो वर्क इंस्ट्रक्शन या एसओपी दी हुई है कि मोल्डिंग किस तरह से करना चाहिए, जोल्टिंग टाइम क्या रखना है, स्क्वीजिंग टाइम क्या रखना है, न्यूमेटिक रामिंग करना है कि नहीं करना है, स्लीव कौन सी डालनी है, कोर है कि नहीं है, ये सारे जो इनपुट्स है, जो थ्रू एसओपी या वर्क इंस्ट्रक्शन जो आते हैं, तो वो मेथड हो गया। तो ये चार एम है बेसिकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें से कोई भी एम अगर चेंज होता है, कोई भी एम में अगर कोई वेरिएशन होता है, कुछ बदलाव होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके आउटपुट के ऊपर, यानी आपके मोल्डिंग क्वालिटी के ऊपर होने वाला है, जो डायरेक्टली आपके कास्टिंग क्वालिटी को भी अफेक्ट करने वाला है। तो दिस इज वाई दिस 4M आर इम्पोर्टेंट। और इस 4M को मेंटेन करना, उसे उसका काफी अच्छा कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेली मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हथियार है कि आप इस 4M को किस तरह से मॉनिटर करते हो, किस तरह से मेंटेन करते हो। अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे किस तरह से आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हो, इसके ऊपर आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले एम से। जो पहला एम है, दैट इज चेंज इन मैन, आदमी में चेंज। कई बार होता है कि हमारी जो फाउंड्री है उसमें हम जानते हैं कि हम ये काफी हद तक लेबर ओरिएंटेड या फिर मैनुअल काफी चीजें होती है, लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आदमी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और कई बार ये होता है कि आदमी चेंज होता है। जैसे ऑपरेटर है, मोल्डिंग ऑपरेटर अगर चेंज हो गया, तो नए ऑपरेटर को जो मोल्डिंग का पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे आप ऑन जॉब ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग दे दें। और जॉब ट्रेनिंग का मतलब है वहां पर जाके आप उसे अवेयर करें कि ये पैटर्न है, उसमें क्या 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 चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डू नॉट, डोंट डूज के बारे में आप उसे बताएंगे। आप उसे वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। आप उसे गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। तो ट्रेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ मैन। मैन चेंज के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक होता है कि आपका जो ऑपरेटर है उसने आपको बोल दिया कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो यू शुड हैव सम कॉन्टिजेंसी। तो आपके पास कुछ कॉन्टेंसी होनी चाहिए जिसके वजह से आप ये कह सकते हैं कि कल ये आदमी नहीं आने वाला है, सो आई विल पुट समबडी हु इज ऑलरेडी स्किल्ड इनफ टू वर्क फॉर दैट, और वर्क फॉर ऑन दैट स्पेस। तो आप उसे वहां पर लगा सकते हैं। दैट इज, वी कैन कॉल इट एज अ प्लान्ड चेंज। अगर कोई आदमी बिना बताए अगर एब्सेंट रहता है, उसके कुछ पर्सनल रिजल्ट्स के वजह से या इमरजेंसी की वजह से, तो यू हैव टू टेक एन एक्शन, इमीडिएट एक्शन, कि आपको उसी मोमेंट पे डिसीजन लेना है कि मैंने कोई प्लान नहीं किया है, मैंने कोई कॉन्टीजेंसी प्लान नहीं की है, बट देयर इज एन एब्सेंटिज्म। तो वहां पर भी आप वही कर सकते हैं जो आपका दूसरा वाला स्किल्ड ऑपरेटर है, आपका लिए जो कॉन्टीजेंसी बना के रखी है, उसे आप वहां पर लगा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपका रेगुलर ऑपरेटर आज नहीं आया हुआ है, उसने छुट्टी ली है, और साथ ही में आपका जो कॉन्टीजेंसी यानी दूसरा स्किल ऑपरेटर है वो भी आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आया हुआ है। तो उस सिलसिले वहां पर आपको कोई तीसरा आदमी वहां पर लगाना पड़ता है, तो उसे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
इमीडिएटली। तो ये जो फैक्टर है इसे आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले तो उसका स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए, हर लाइन के ऊपर, हर मशीन के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर उसकी कॉन्टिजेंसी बना के रखनी चाहिए। साथ ही में जो वर्क इंस्ट्रक्शंस है, एसओपीज है, उसे डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि इस कंडीशन में अगर पहला ऑपरेटर नहीं आया तो आप कॉन्टिजेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कॉन्टिजेंसी वाला भी नहीं आया तो फिर आपके जो एसओपी लगाई हुई है, आपने जो वर्क इंस्ट्रक्शंस लगाई है, प्रोसीजर्स लगाई हुई है, तो उसके माध्यम से, उसकी मदद से आपका जो सुपरवाइजर है वो किसी तीसरे बंदे के साथ वो काम करवा सकता है। जब ये काम करवा रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो जो काम कर रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग करे, उसका इंस्पेक्शन करे। वहां पर आपकी इंस्पेक्शन फैसिलिटी, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी चाहिए। नॉर्मल केस में अगर आप मोल हार्डनेस घंटे में एक बार देखते हो तो वहां पर आपको हर 15 मिनट के बाद मोल हार्डनेस देखनी चाहिए, क्योंकि नया आदमी लगाया है, नए तरीके से वो काम करेगा, उसको उतना स्किल नहीं है। तो आपके वहां पर इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। साथ ही में जो पार्ट्स है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई होने चाहिए, वो मोल्ड्स या वो कास्टिंग सेपरेटली आइडेंटिफाई होने चाहिए, और उसकी भी 100% इंस्पेक्शन आपको हर स्टेज में करनी चाहिए, ताकि आपको कोई डिफेक्टिव पार्ट आगे ना जाए, कोई डिफेक्टिव मोल्ड आगे ना जाए, कोई डिफेक्टिव कास्टिंग आगे ना जाए। इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। तो इंस्पेक्शन इन फ्रीक्वेंसी बढ़ाना ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होता है। तो चेंज इन मैन में ट्रेनिंग के साथ में वर्क इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल प्लान है, कॉन्टिजेंसी है, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो जब भी आदमी चेंज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फाउंड्री में होता है, उसके ऊपर इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही में इस तरह से इसे आप मैनेज भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब सेकंड मेम की तरफ, जो है चेंज इन मटेरियल। चेंज इन मटेरियल में बेसिकली मटेरियल स्पेसिफिकेशन है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो आपने दिया हुआ है उसके अनुरूप आप मटेरियल को इन्वर्ट करते हैं, लेते हैं। लेकिन कई बार वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आपको कोई और मटेरियल लेना पड़ता है। तो चेंज इन मटेरियल, तो मटेरियल बदल जाता है। तो मटेरियल बदलने के वजह से, जैसे स्लीव आप इस्तेमाल करें किसी एक XYZ ब्रांड के और वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको शायद PQR ब्रांड के कोई स्लीव आपको इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पर मटेरियल चेंज होता है। तो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि पहले एबीसी और PQR में क्या चेंज है। तो वो अगर सेम रहेगा तो काफी हद तक आपका काम आसान हो जाता है। साथ ही में चेक आउटपुट, यील्ड एंड इफिशिएंसी। तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, उसका यील्ड क्या मिलता है, उसकी इफिशिएंसी क्या मिलती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। तो जब भी मटेरियल बदलता है तो वो बैच आपको सेपरेटली मॉनिटर करनी पड़ेगी। उस बैच के रिजल्ट, उस बैच के आउटकम, उस बैच के उसकी इफिशिएंसी, वो सारी चीजों को आपको 100% वेरीफाई करना होगा कि क्या उस बदलाव के वजह से मेरे कास्टिंग के क्वालिटी में, प्रोडक्ट के क्वालिटी में कोई चेंज हुआ है, कोई उसमें कुछ डेविएशन हुआ है, कुछ चेंजेस उसके आपको ऑब्जर्व होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। साथ ही में आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो सप्लायर आपके अप्रूव्ड सोर्स या अप्रूव्ड लिस्ट में है। अगर वो अप्रूव्ड लिस्ट में है तो इसका मतलब आपने उसका वैलिडेशन क्या रहेगा, उसका इवैल्यूएशन क्या रहेगा, तो इट विल बी बेटर टू हैव दैट। पर लेकिन अगर कोई सप्लायर आपके अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको उसका 100% इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, 100% पार्ट्स को, 100% प्रोडक्ट को वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वो आपके स्पेसिफिकेशन को मीट करते हैं, उसमें कुछ डेविएशन तो नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी कोई मटेरियल चेंज होता है तो ट्रेसेबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर आपको ट्रेसेबिलिटी के ऊपर काफी फोकस करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसके स्पेसिफिकेशन, मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और नंबर तीन, आपको उसे अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट में उस डालने के लिए वैलिडेशन या फिर इवैल्यूएशन जैसी चीजों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आप चेंज इन मटेरियल के माध्यम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उसमें चेंज होता है तो इन तीन चार चीजों को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आता है चेंज इन मशीन। मशीन बदल जाती है, मशीन में कुछ बदलाव होता है, मशीन में कुछ मेजर मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो, या फिर आप उसे कह सकते हैं रिकंडीशनिंग हो। तो वहां पर भी मशीन का स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या वो मशीन उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। मशीन का आउटपुट और उसकी इफिशियंसी आपको देखनी पड़ेगी।
मशीन की कंडीशन और उसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके कई सारे मशीन के जो पैरामीटर्स है, जो ऑनलाइन आप चेक करते हो, उस पैरामीटर्स को देखने की फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेंटेनेंस के आदमी का हेल्प आपको काफी लगेगा कि क्या मशीन की जो हेल्थ है, मशीन की कंडीशन है, वो सही है, क्या वो प्रोडक्शन के लायक है, सही तरीके से वो मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों को आपको मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है और इवेल्युएट भी करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे चेंज इन मशीन के तहत। और सबसे बाद में आता है कि चेंज इन मेथड, जो चौथा एम है वो चेंज इन मेथड है। यानी आपके काम करने के तरीके में अगर कुछ चेंज होता है तो रीवैलिडेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो जैसे ही आप कोई तरीका बदलते हैं, जैसे आप पहले कोई कोर कोल्ड बॉक्स में निकालते थे, आप नोबेक में निकाल रहे हैं, या नोबेक में निकालते थे आप कोल्ड बॉक्स में निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है, उसका सीपीसीपी के निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। whenever you change any method वैलिडेट करना चाहिए। अगेन इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज। और मुझे लगता है ये सारी जो फैक्टर्स है वो सारे अगेन रिलेटेड टू वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपी, उसके ऊपर रिलेट करते हैं, वैलिडेशन के ऊपर रिलेट करते हैं, इंस्पेक्शन के तरीके के ऊपर रिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब भी कोई मटेरियल मेथड चेंज होता है तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, और 100% इंस्पेक्शन आपके पार्ट का करके कोई डिफेक्टिव पार्ट, कोई इनप्रॉपर पार्ट कस्टमर के पास ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ चेंजेस जैसे मैंने पहले बताया, प्लान और अनप्लान। तो अनप्लान चेंजेस में आप काफी हद तक प्री प्लानिंग कर सकते हैं, आपका जो कॉन्टीजेंसी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस वक्त आप ऐसा प्लान दे सकते हैं जिसमें लेस कॉम्प्लिकेशंस हो, ताकि जो नया आदमी आने वाला है उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अनप्लान चेंजेस में आपको कॉन्टीजेंसी प्लान का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यू कांट इमीडिएटली आपको कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी कॉन्टीजेंसी उस जगह के लिए है, उस मटेरियल के लिए है, उस मशीन के लिए है, या उस मेथड के लिए, तो वह उसको आपको उस कॉन्टीजेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और साथ ही में अच्छी मॉनिटरिंग, मोर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन और वैलिडेशन जैसी चीजों का आपको ध्यान रख के वो प्रोसेस से जो आगे पार्ट जा रहा है उसका 100% इंस्पेक्शन करके कोई खराब पार्ट या फिर डिफेक्टिव पार्ट आगे ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी 4M में। उम्मीद है कि इस 4M के बारे में आपने जो जानकारी इस वीडियो में ली है उसका आपको काफी फायदा होगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा, और ये 4M टेक्नोलॉजी आप अपने कंपनी में भी इस्तेमाल करेंगे और उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।